अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में 3 अहम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। मैं चाहूँगा सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है उस पर बात करें। 37 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ने उठाए थे, जबकि हुकूमत की जानिब से ये तमाम तर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें शिबली फराज साहब जो कि मुतल्लिका वज़ीर हैं, उनका ये मानना है कि ये मशीन K2 पर भी काम करेगी। जहाँ नुक्ता इंजमात से गिर जाएगा दर्जा हरारत वहाँ भी काम करेगी। इसको मशीन को बिजली की ज़रूरत नहीं होगी, इसकी बैटरी जो है वो 24 घंटे तक उसका स्टैंड बाय टाइम होगा। ये वो बता रहे हैं, ये वाजे कर रहे हैं और ये अज़्म दोहरा रहे हैं कि हर सूरत में 2023 के जो इंतखाबात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे। उनका ये मानना है कि जो 27-37 में से एतराज़ात उठाए हैं वो इलेक्शन कमीशन की अपनी कॉम्पिटेंस को लेकर हैं, जबकि जो बाकी के 10 एतराज़ात हैं उनका जवाब पहले ही दिया जा चुका है। ये सारी की सारी इस वक्त सूरत हाल है। अपोजिशन का एतराज़ है, इलेक्शन कमीशन एतराज़ करता है, ये बताता है कि किसी भी तरह से मनूवर किया जा सकता है, नताइज को हैक हो सकता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। जो इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट्स हैं, कल के प्रोग्राम में आपने कंवर दिलशाद साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने वाज़े तौर पर यह बात कही कि अगर इसके बाद ये कानून भी बना लिया जाता है तो इलेक्शन कमीशन तो बाउंड हो जाएगा, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है तो एक आईनी बहरान की सूरत हाल पैदा होगी। फिर पहली मरतबा ट्रायल बेसिस के बग़ैर जब ये इंतखाबात 2023 में होंगे तो इसके नताइज किसको कबूल होंगे और किसको नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जो जमात इस सिस्टम को ला रही है ये समझते हुए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको वोट का हक़ देकर और ये तमाम तर काम करके वो यकीनी बना लेंगे अपने अगले 5 साल। अगर नताइज इसके बरक्स आते हैं और उन्हें शिकस्त हो जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि जो इस मशीन को लाने वाले हैं और इसकी एडवोकेसी करने वाले हैं वही कह रहे हों कि जी गलती हो गई और धांधली हो गई। तो एक बड़ा सवाल है, मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें और क्यों नहीं हम इसको सारे मामले को बेहतर अंदाज में लेकर आगे चल सकते हैं कि सब मुत्तफ़िक हों और मुश्तरका तौर पर इस पर एग्रीड हों और फिर ये सारा का सारा काम किया जाए। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करें। इसके साथ साथ इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब बहुत गरजे बरसे आज नून लीग पर और फिर साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है, उनका ये मानना कि बिलावल साहब ने प्रेफर किया हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की साइड पे होना। जो ऑफ़र बिलावल साहब को हुई वो हमें भी हुई थी, लेकिन हमने वो ऑफ़र कबूल नहीं की। दूसरी जानिब बिलावल साहब कह रहे हैं नून लीग अपोजिशन का किरदार अदा करे या हुकूमती सहूलतकार होने का वाज़े तौर पर ऐलान करे। वो तमाम तर मलबा जो है वो इस वक्त नून लीग पर डाल रहे हैं। मैं चाहूँगा कुछ जिक्र हम इस मामले पर भी करें और इसके साथ साथ हम कुछ बात अफ़गानिस्तान की करें, जहाँ चीन तालिबान की अबूरी हुकूमत को $3 करोड़ दे रहा है और अमेरिका कह रहा है कि उसे कोई जल्दी नहीं है तालिबान को कबूल करने की। वो देखेंगे, उनके एक्शंस देखेंगे, सिर्फ उनकी बातें नहीं सुनेंगे और उसके बाद अपना फ़ैसला करेंगे। इन 3 मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और इमरान याकूब साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कुछ ही देर में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। सोलंकी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त इस सारे मामले को? 37 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन उठाता है और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। हमेशा उस पर सवाल रहता है कि उसने अपने एतराज़ात उठाए, अपोजिशन का जो मौक़िफ़ था उसको तक़वियत मिली, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ा के रख दिया सारे के सारे एतराज़ात को और कहा कि जी ये इलेक्शन कमीशन की अपनी नाअहली है। मुतल्लिका वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ टेकिंग द लीड फॉर द इलेक्शंस। हाउ डू यू सी इट सर? देखें जी, शिबली फराज साहब जो है वो इस खिलौने को लेकर शहर शहर और जगह जगह फिर रहे हैं और मुझे जो है वो जिस तरीके से वो इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, मुझे तो जो शहर के चौक में जो सांडे का तेल बेचने वाले हैं वो याद आते हैं, या जो बसों में जो मुख्तलिफ मंजन बेचने वाले। बात यह है कि इलेक्शन कराना मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम नहीं है। आइन के अंदर बहुत वाज़ेह है कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है। जो अब तक जितने इलेक्शंस हुए हैं मुल्क में वो इलेक्शन कमीशन ने ही कराए हैं। तो अगर थोड़ी बहुत इंस्टीट्यूशनल मेमोरी अगर कोई है तो वो इलेक्शन कमीशन के ही पास है, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। मसला ये नहीं है कि ये मशीन जो है वो हर मर्ज का तर्याक है। बात ये है कि ये मशीन खुद ब खुद तो नहीं चल पड़ेगी ना, उसको चलाने वाले लोग होंगे। और अगर इलेक्शन कमीशन इस काबिल नहीं है आज
कि इन मशीनों के तहत इलेक्शन करा सके, तो आप इलेक्शन कमीशन कहाँ से लाएंगे? वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी इलेक्शन कमीशन का काम करेगी, नादरा करेगी, वजारत दाखिला करेगी, कोई और करेगा? आप ये देखें कि जिन मुल्कों के अंदर 4-5 मुल्क हैं दुनिया में जहाँ पर ये मशीनें इस्तेमाल होती हैं, तो वो ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने फूंक मारी तो वो चल पड़ी। भारत के अंदर 1980 में इसके तजुर्बात शुरू हुए और 2009 में जाकर इसको इस्तेमाल किया। तो जो इलेक्शन है वो सारा अवामी एतमाद पर मुनहसर है, अगर एक लफ्ज़ में बयान करें। और अगर अवामी एतमाद नहीं है, सियासी जमातों का, स्टेक होल्डर्स का एतमाद नहीं है, तो आप जो इतने जल्दी में हैं उसका मकसद ये है कि आपके जो अज़ाइम हैं वो ठीक नहीं है। आप 8 लाख का अमला जो है वो आपके पास जितना टाइम है उसमें उनको आप ट्रेन नहीं कर सकते। सारी दुनिया के अंदर जो है वो पायलट प्रोजेक्ट्स चलते हैं, लोगों को तैयार किया जाता है। जब वैक्सीन तैयार होती है, आप याद रखें कि कोविड जब आया तो फौरन वैक्सीन नहीं बनी, उसके लिए तजुर्बात किए जाते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं कि कितनी ये एफिशिएंट है। बिल्कुल तो ऐसे ही इसके तो बहुत सारे मसाइल हैं। बैटरी जी 24 घंटे चलेगी, सारी दुनिया के अंदर बैटरी लीकेज के और बैटरी के बैठ जाने के मिसालें सामने आई हैं। उसके अलावा बात यह है कि इसकी जो ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने, बेतहाशा मसाइल हैं इससे मुतालिक। और इलेक्शन कमीशन ने बहुत वजाहत से कहा है, अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इसको इस्तेमाल करने के हवाले से जितने मराहल है उसके लिए हम तैयार नहीं है, तो वो तैयार नहीं है। शिबली फराज ऐसी कोई फूक नहीं मारेंगे कि वो चल पड़े। राइटली सेट सर। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। ज़ैगम खान साहब, 2000 मशीनें रोज़ाना तैयार की जाएं, क्या मैन पावर चाहिए होगी, कितना पैसा चाहिए होगा? 150 अरब रुपए के अखराजात वो बता रहे हैं। ये किस तरह का मामला है? बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी बड़ी तफसील से सोलंकी साहब ने भी बता दिया कि मामलात क्या है। बुनियादी मसला मशीनों का तो नहीं है, मशीनें तो शायद बना लें, मशीनें तो शायद इंपोर्ट कर लें, मशीनों का तो टेंडर कर दें। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि हुकूमत ये समझती है कि जो अगला इलेक्शन है ये भी एक मुतनाज़ा इलेक्शन होगा और ख़ास तौर पर अपोजिशन उसको तस्लीम नहीं करेगी। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि अपोजिशन को बुला के हुकूमत ये पूछे कि आप बताएं कि हम वो कैसे कवानीन बनाएं, वो कौन से तरीके बनाएं जिसके बाद आप ये कहें कि हमें इस इलेक्शन पर मुकम्मल एतमाद होगा अगर हमारी इन तजावीज़ को माना जाए। यही तरीका है ना, क्योंकि बदएतमादी तो हुकूमत पर है और बदएतमादी जो है वो अपोजिशन की तरफ से है, दूसरी पार्टीज़ की तरफ से है। अब हुकूमत क्या कर रही है, बजाय इसके कि अपोजिशन से पूछे कि उसकी तजावीज़ क्या है, अपनी तजावीज़ अपोजिशन पर ठोस रही है। ये तो नुस्खा है इलेक्शन को ना सिर्फ मुतनाज़ा बल्कि नाकाबिल कबूल बनाने का। अब आप दूसरी बात ये देखिए कि ये जो हम जैसे मुल्क हैं और हम जैसी जो मिडिल क्लासेस हैं वो अक्सर ये समझते हैं कि शायद टेक्नोलॉजी में हर चीज़ का सलूशन है। ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूँ। आजकल वैक्सीनेशन चल रही है कोविड की, और वैक्सीनेशन का हुकूमत ने बताया है कि जी आप इस नंबर पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें तो आप रजिस्टर हो जाएंगे और जाके वैक्सीनेशन कराएं। अभी 2 दिन हुए जिसमें गैलप पाकिस्तान ने सर्वे हमें करके बताया है कि पाकिस्तान की अक्सरियत को आज भी मालूम नहीं है कि कोविड के लिए कैसे रजिस्टर करना है। अभी महीना 1.5 महीने तक उस पर एक छोटी सी रिक्वायरमेंट थी कि जब आप शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे तो डैश नहीं डालेंगे। पाकिस्तान की 50% आबादी तो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको पता ही नहीं है डैश क्या होता है। वो कैसे शनाख्ती कार्ड का नंबर करेंगे?
तो टेक्नोलॉजी अक्सर हिंड्रेंस बन जाती है हम जैसी सोसाइटी में, रादर देन सोल्यूशन की जगह। और जो ऐसे कंप्यूटराइज सोल्यूशन है उसमें तो और भी प्रॉब्लम है। आजकल तो एल्गोरिदम्स की दुनिया है। आपको पता है किसी भी चीज़ में एल्गोरिदम आप डाल के उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर इसकी चिप में आप एल्गोरिदम डाल दें कि फलां पार्टी के 2 वोटों को आपने 3 काउंट करना है और फलां पार्टी के 3 वोटों को आपने 4 काउंट करना है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? कौन ढूंढेगा उसके एल्गोरिदम को? कैसे ये मसला हल होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान में एक सतह पर एक्सेप्टेबल हो सकती है। वो लेवल होगा जब पाकिस्तान में सियासी जमातों को और स्टेक होल्डर्स को बाहमी एतमाद होगा। ये कोई टाइम नहीं है। इस वक्त भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जहाँ पे इस्तेमाल हो रही है वहाँ भी तनाज़ात खड़े हो रहे हैं। भारत में भी तनाज़ात खड़े हुए हैं, कई मुल्कों ने इसको छोड़ दिया है। अगर हमने इलेक्शन के बारे में कोई तब्दीलियाँ करनी हैं तो क्योंकि ये तब्दीलियाँ रूल्स ऑफ द गेम्स के बारे में हैं, इनके लिए इंतहाई ज़रूरी होगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स का उन पर एतमाद हो और वो सब एक पेज पर हो। अब तीसरी बात क्या है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमारी कैपेसिटी नहीं है और ये मजाक उड़ा रहे हैं कि जी ये नाअहली है। देखिए, नाअहली और कैपेसिटी में बहुत फ़र्क होता है। अगर अब पाकिस्तान में जो हमारे महकमा तालीम है सूबाई, उनको कहें कि पाकिस्तान में जो बच्चा प्राइमरी में दाखिल होता है आप उसको MA करा दो, और अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री ये कहती है कि जनाब ये हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारे वसाइल नहीं हैं, तो क्या वज़ीर आज़म साहब ये कहेंगे देखो जी मैं इनको कह रहा हूँ हर बच्चे को MA करा दो और इनकी नालायकी है, इनकी अपनी अहलियत नहीं है, इल्ज़ाम ये हम पे डाल रहे हैं? बात तो ये है कि अगर इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी नहीं है तो कैपेसिटी बिल्ड होने में टाइम लगता है, साल लगते हैं, आपको वसाइल देने होते हैं। ज़ैगम खान साहब, आपने भी बड़ी तफसील से सारी बात बता दी, सोलंकी साहब ने भी ये सारी बातें कही। ये सबको इस बात की अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो मुतलका वज़ीर और मौजूदा हुकूमत नहीं समझ पा रही। इमरान याकूब साहब, ऐसा क्या मामला है? अभी जो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात उठे हैं वो मुझे ये डिपिक्ट करते हैं, मुझे ये तासुर मिलता है उनसे कि ये जानबूझ के कोई मैलाफाइड सारा मामला है इस गवर्नमेंट का, जितने झोल हैं उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। लेकिन ये कहते हैं ये K2 पे भी काम करेगी और हर सूरत हम 2023 के इलेक्शन इसी से कराएंगे। फिर एक आईनी बहरान में देख रहा हूँ, एक और बहरानी कैफियत पैदा होगी जब बदइत्मादी होगी, बाकी सारी जमातें मुत्तफिक नहीं हैं। आप वाहिद जमात नहीं है मुल्क की कि अगर आप इक़्तिदार में आ गए तो जो चीज़ जिस तरह मेंड करना चाहें वैसे कर दें। कैसे देखते हैं आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। ये एक ऐसे ही है कि अगर किसी हॉस्पिटल में कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो और उसका डॉक्टर जिसने इलाज करना है पेशेंट का, वो किसी दवाई के बारे में शक में हो, उसको शकूक हो कि अगर मैं ये दवाई इस्तेमाल करूँगा तो उससे मरीज़ को नुकसान भी हो सकता है, और वो दवाई इस्तेमाल करने से हर मुमकिन तौर पे अवॉइड करता हो, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर उसको मजबूर करे कि नहीं तुमने यही दवाई इस्तेमाल करनी है और तुमने इसी दवाई के ज़रिए से इलाज करना है, चाहे मरीज़ मरे या जिए। तो हमारी हुकूमत भी शायद इस तरह की हठधर्मी में उतरी हुई है कि हुकूमत का ख्याल ये है कि हमने ये करना ही करना है। लेकिन सच ये है, हक़ाइक़ ये हैं जो हमेशा हुकूमतों ने उस पर नज़र नहीं रखी, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, 2000 मशीन का एक दिन में बनना मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये कि 4 लाख मशीनें, क्या आपकी ये कैपेसिटी है कि आप बना लेंगे उस वक्त तक? फिर जो उसमें इतनी 2 दर्जन से ज़ायद उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो ऑब्जर्वेशंस की हैं, क्या आप उनको दूर कर लेंगे? फिर सबसे बड़ी बात ये कि वेस्ट जिसको आप हमेशा देखते हैं, मुझे ये बताएं, अमेरिका तक में तो इन मशीनों के हवाले से मुख्तलिफ तरह के एतराज़ात सामने आ चुके हैं। ना सिर्फ एतराज़ात सामने आ चुके हैं, बल्कि आप अगर YouTube पे जाएं तो आपको वीडियोज़ आ जाएंगी कि किस तरह से ये हैक की जा चुकी हैं। अब जब ये सारे मामला आपके सामने हैं तो आप क्यों उस पर उसी तरह से करना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि आपने ये एक इरादा कर लिया कि मैंने ये करना है, यानी आप अपनी हठधर्मी की भेंट पूरे एक सिस्टम को, पूरे एक निज़ाम को चलाना चाहते हैं। और आपने ये तय कर लिया कि इनकी ये मजाल, इनकी ये जुर्रत कि ये मेरे फैसले से रूगर्दानी करें। ऐसा जमहूरियत में होता नहीं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं यहाँ कहने को कि हमारे यहाँ
जमहूरी लोग ही सबसे बड़ी आमरीयत को जन्म देते हैं। यहाँ ये हमारी जमहूरी पार्टियां ही खुद आमरीयत का बोलबाला करती हैं, और ये देखें हमारी लीडरशिप ही खुद आमरीयत का रोल अदा करती है हमेशा। तहरीक इंसाफ में अगर इमरान खान साहब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं वो कोई फैसला कर लें तो किसी की मजाल नहीं है कि पर मार सके। मुस्लिम लीग नून में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले के खिलाफ कोई बात नहीं करी जा सकती। इसी तरह पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो सरदारी के फैसले से रूगर्दानी का कुछ सोच भी नहीं सकता। लिहाजा ये एक पूरा एक एटीट्यूड है जो आपको चेंज करना होगा। ये तर्ज जिंदगी जो हमने अपना लिया है इसका नुकसान है। राइटली सेड इमरान याकूब साहब, ये जमहूरी जमातें, ख़ुद इन जमातों के अंदर ही जमहूरियत हमें नज़र नहीं आती, विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम कुछ बात इस वक्त करेंगे अपोजिशन की, और जो बिलावल साहब के बयानात हैं, मौलाना फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं, कुछ उस पर बात करते हैं। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। सोलंकी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये तो मामला अपनी जगह पे है, लेकिन जो इस वक्त ऑपोजिशन वो क्या टफ टाइम देंगे ये, अगर किसी भी मामले में जो आज ऑपोजिशन आपस में एक दूसरे पर बयानात दे रही है, बिलावल साहब कह रहे हैं नून लीग ऑपोजिशन का किरदार अदा करे या हुकूमती सहूलतकार होने का ऐलान करे, मौलाना फजल रहमान साहब ऑन द अदर हैंड कह रहे हैं कि बिलावल साहब को जो ऑफ़र मिली वो हमें भी मिली थी, उन्होंने कबूल कर ली, हमने नहीं की, हमें तमाम चीज़ों का इल्म है। तो ये तो आपस में एक दूसरे पर ही बयानात है। मुझे तो लग रहा है कि शायद बिलावल साहब ऑपोजिशन है, पीडीएम हुकूमत है, फिर की तीसरी सतह पर मौजूदा हुकूमत आती है जो अमली तौर पर है, लेकिन उसको कोई फिक्र ही नहीं है, ना कुछ कोई कहने वाला। मेरे ख्याल में हिज़्ब इख्तिलाफ ने मजमूई तौर पर मायूस किया है पाकिस्तान के अवाम को। हुकूमत ने तो जो कारकर्दगी दिखाई है 3 साल की, वो तो लोगों के सामने है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने पिछले साल 20 सितंबर को ये इत्तेहाद बनाया और फिर इसके जिस तरह से हिस्से बखरे किए। अब आज ही की आप बात देख लें, बिलावल साहब ने जो फरमाया है कि जी वो हम बुज़दार को यहाँ पंजाब में गिरा दें और इस्लामाबाद में इमरान खान गिर जाएंगे। कहने को तो ये बहुत आसान है, लेकिन बिलावल साहब ये बताएंगे कि सेनेट के अंदर जिस तरीके से उनके पास अक्सरियत है हिज़्ब इख्तिलाफ की, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अभी चेयरमैन क्यों नहीं बने सेनेट के? सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद क्यों नहीं करते? अगर ये मामलात इतने सीधे हैं कि सिर्फ वोट डालने की बात है, तो वोट तो आपके पास हैं सेनेट में, तो आप ज़रा हटा के दिखाएं सादिक संजरानी को। तो मामलात इतने सीधे नहीं है। बात यह है कि अवाम के यकीनन मसाइल हैं, महंगाई के, बेरोज़गारी के, अफरात ज़र के, ये सारे तमाम गवर्नेंस के मसाइल हैं, और उसमें ज़रूरत इस बात की है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें मिलकर हुकूमत के सामने खड़ी हों ताकि लोगों की मुश्किलात कम हों। इनके मुनक़सिम होने और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी करने से अवाम का नुकसान हुआ है, मीडिया का नुकसान हुआ है, आज़ादी इजहार को नुकसान हुआ है। आज जितने भी मसाइल हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी तो हुकूमत और हुकूमत के सरपरस्तों की है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी हिज़्ब इख्तिलाफ पे भी आयद होती है, जिन्होंने पार्लिमान के अंदर भी और बाहर भी अवाम को मायूस किया है। ज़ैगम खान साहब, कोई ऑफ़र आप समझते हैं हुई होगी, बिलावल साहब की अपनी स्ट्रैटेजी होगी, पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पे सिंध हुकूमत बचाई होगी, या कोई मुस्तकबिल के लिए ऑफ़र्स हैं? क्या हुआ कि आज पीडीएम को एक जमात से गिले हैं और बिलावल साहब पीडीएम से गिले कर रहे हैं? जो सियासत है अपोजिशन की और हुकूमत की भी, उसको हमें अगले इलेक्शन के तनाजुर में देखना चाहिए। इस वक्त तमाम जमातें अगले इलेक्शन के लिए अपने आप को पिच कर रही हैं, उसके नैरेटिव्स बना रही हैं, उसकी कोशिश कर रही हैं।
और पीपल्स पार्टी भी उसी कोशिश में है। इस वक्त ये तवक्को नहीं की जा सकती कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी इकट्ठे होंगे, क्योंकि इकट्ठे होकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इनके वोट्स कंबाइन नहीं होते। तो इस वक्त पाकिस्तान में 3 आपको बड़े कैंप नज़र आ रहे हैं अगले इलेक्शन के लिए। एक पीपल्स पार्टी है, हो सकता है उसके साथ और भी कुछ जमातें ज्वाइन कर जाएं, दूसरी तरफ PDM की जमातें हैं, और तीसरी तरफ जो है वो PTI है और PTI के अलाइज़ हैं। अब जहाँ तक हुकूमत के साथ इन पार्टियों के रवैये का ताल्लुक़ है, तो बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी किसी ना किसी तरह की एक अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिशमेंट से कर चुकी है, जिसके नतीजे में वो समझती है कि उसकी सिचुएशन अगले इलेक्शन के लिए बेहतर हो चुकी है। शायद वो पंजाब में भी कुछ कम बैक करे, सिंध तो है ही उसका स्ट्रांग पॉइंट। वो समझते हैं कि शायद अगर तनहा नहीं, तनहा तो बहुत मुश्किल होगा, किसी ना किसी तरह की कोalition हुकूमत में वो एक अच्छा हिस्सा ले सकें। तो इस खुशफहमी पर या इस सिनेरियो पर, इस मंजरनामे पर काम करते हुए बिलावल साहब जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं। और इन बातों में जिस तरह सोलंकी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, इनको फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। इसमें कोई इतनी ज़रूरी नहीं कि हकीकत हो, ये वो नैरेटिव्स हैं जो अगले इलेक्शन में काम आएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि क्या वो पंजाब में या पंजाब के एक बड़े हिस्से में या एक छोटे हिस्से में कोई साइजेबल सीट्स विन कर सकते हैं। उसकी अभी तक कोई हमें सबूत नहीं मिला। जनूबी पंजाब में भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि पीपल्स पार्टी कोई मजबूत होकर उभरेगी और कोई बहुत ज़्यादा सीट्स लेगी। अभी टाइम पड़ा है, तो हम देखते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी कर सकती है। बिल्कुल सही। इमरान याकूब साहब, पंजाब में बैठे हैं आप, बेहतर सूरत हाल आप बता सकते हैं। वैसे तो जो इंतखाबात होते हैं ज़मानतें तक जब्त हो जाती हैं उम्मीदवारों की पीपल्स पार्टी के, विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। लेकिन मुझ तक कुछ खबरें ये पहुंच रही हैं कि शायद बहुत सारे लोग इलेक्टेबल्स जनूबी पंजाब के साइड से पीपल्स पार्टी की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, जाएंगे। बहुत सारे रूठे हुए लोग वापस आएंगे। कहा जाएगा कि सुबह का भूला शाम को घर आ गया। ऐसी कोई वाकई इतलात है या ये सिर्फ अभी खबरें ही चल रही हैं, मुसद्दिका तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता? अरसलान, आप अपनी इतलात को ज़रा थोड़ा सा ना उलट कर दें। असल में पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे और पूरे पंजाब में बिलअमूम वो लोगों को अपनी तरफ दोबारा से लाए और वो लोग जो उनको छोड़ के चले गए थे वो वापस आ जाएं। लेकिन आपको एक बात को समझना होगा कि जब लाहौर, जो कभी पीपल्स पार्टी का दिल होता था, पीपल्स पार्टी यहाँ पे विन करती थी, वहाँ जब उनका एक कौमी असम्बली का मेंबर, उनका टिकट होल्डर, उनका अहदेदार सिर्फ 76 वोट लेगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी यहाँ पे अब क्या पोजीशन है। जनूबी पंजाब की तरफ आप आ जाए तो जनूबी पंजाब में इलेक्टेबल्स हैं। वो इलेक्टेबल्स जिधर जाते हैं, कुछ उनका अपना ज़ाती वोट होता है, क्लाउड होता है, और कुछ पार्टी का वोट मिलके वो जीत जाते हैं। अब क्या इलेक्टेबल्स उनकी तरफ जाएंगे? आप उनको भी पता है, कुछ दिन पहले ये खबर भी आई थी कि जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप के हवाले से मखदूम ख़ानदान को ये टारगेट दिया गया कि आप उनको अपने साथ मिलाएं। लेकिन आपको लाजमी इल्म होगा कि मखदूम साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान पहले से कितनी लड़ाइयाँ, उनके ज़ाती रंजिशें मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी बड़ी मुश्किल हैं। मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी कोई पंजाब में कोई ऐसी सूरत हाल बना सके जिससे उसे इतनी सीटें मिल जाएं कि वो हुकूमत बना सके। अलबत्ता वो इस कोशिश में ज़रूर है कि 20-25 सीटों का उनकी गेम बन जाए, जो बज़ाहिर मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन असल चीज़ ये है कि अपोजिशन की जो आपने पहले बात की, मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि आज अगर इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत कायम है, तो इसमें इमरान खान साहब की हुकूमत से ज़्यादा मौजूदा अपोजिशन का किरदार है। मौजूदा अपोजिशन ने अपोजिशन वाला कोई किरदार अदा ही नहीं किया। इन्हें जब भी कोई मौका मिला या जब भी ये हुकूमत को हार्ड टाइम दे सकते थे, उसी वक्त ये आपस के जो इनके तजादात थे वो सामने आ गए और एक दूसरे के, असल में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो दो बड़ी जमातें थी अपोजिशन की, उन्होंने एक दूसरे का कांधा इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन एक दूसरे के साथ पहले दिन से वो मुखलिस नहीं थे। राइटली सेड इमरान याकूब साहब, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त चूँकि इंतहाई कम है, मैं चाहूँगा एक एक कॉमेंट प्रिसाइज सा मैं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी ज़रूर ले लूँ। सोलंकी साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, चीन $3 करोड़ दे रहा है, अमेरिका को कोई जल्दी नहीं है। ICC में जो क्रिकेट का स्टेटस है वो एक सवालिया निशान बन रहा है क्योंकि वो वुमेन टीम के हक़ में नहीं है।
किस तरफ जाते देख रहे हैं मामलात? बहुत सारी चीज़ें अभी तो आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। बड़ा प्रिसाइज सा जवाब सर चाहूँगा। मुख्तसर जवाब ये है कि अफ़गानिस्तान न एक नुमाइंदा हुकूमत की तरफ जा रहा है, न वहाँ पर अमन और इस्तेहकाम के आसार नज़र आ रहे हैं, बल्कि जो तालिबान 2.0 कहा जा रहा था वो दर हकीकत पुरानी बोतल में पुरानी शराब है। और मुझे ख़दशा ये है कि अफ़गानिस्तान जो है वो सिविल वार और टुकड़े टुकड़े होने वाली सूरत हाल की तरफ जाएगा, और उसके हम पर जो असरात हैं वो पहले ही आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर TTP की कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं, तो हमारे लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है। और जो पनाहगुज़ीन हैं उनकी तादाद मुस्तक़बिल करीब में बढ़ने के आसार ज़्यादा। ज़ैगम खान साहब, सर आपकी क्या राय होगी, कैसे देख रहे हैं? प्रिसाइज जवाब। इमदाद है ये बहुत ही थोड़ी है, मेरे ख्याल ये अफ़गानिस्तान की तवक्को से भी थोड़ी है। और जो लोग समझ रहे थे कि चीन इस वक्त आएगा और सहारा देगा, वो नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ $30 मिलियन है। आप इसको कंपेयर कीजिए कि जो यूरोपियन यूनियन है वो कह रही है कि हम $200 मिलियन देंगे, और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो अपना 4 महीने के लिए जो कॉल जारी किया, जो एड मांगी है, वो $600 मिलियन है। उसके कंपैरिजन में सिर्फ $30 मिलियन बहुत छोटी रकम है। हो सकता है आगे चल के चीन मज़ीद सहारा दे, तो अफ़गानिस्तान के जो माशी मसाइल हैं वो अभी बहुत गंभीर होने जा रहे हैं और अगले चंद महीने बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। मेरे ख्याल पाकिस्तान ने अभी जो एक फ़ौरी कदम उठाया है वो बहुत अच्छा है। वो ये है कि पाकिस्तान ने जो बाहमी ट्रेड है उस पर एग्री किया है कि वो हम रुपए में करें, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इस वक्त डॉलर नहीं है। जो उनके पुराने स्टेट बैंक के हेड हैं वो ये कह रहे हैं, जो भागे हैं वहाँ से, वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में सिर्फ $100 मिलियन बचा है, जो बहुत ही थोड़ी रकम है, क्योंकि 6-7 बिलियन डॉलर की तो उसकी इंपोर्ट्स होती हैं। तो एक बहुत बड़ा बहरान, और उस बहरान के नतीजे में बहुत इंस्टेबिलिटी, राइट सर, ज़ैगम खान साहब पॉइंट आ गया हो सकती है। बिल्कुल सही। इमरान याकूब साहब, चीन बाकी इमदाद तो क्या दे सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर वो CPEC का एक्सेस उन्हें देता है, समंदर तक रसाई देता है, इससे बड़ी क्या चीज़ होगी? किस तरफ देख रहे हैं आप हालात? मुझे एक ही जुमले में बता दें, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। एक जुमला ये है कि मेरा आज का कॉलम पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। मैं समझता हूँ कि वहाँ अनारकी नहीं फैलेगी, तालिबान कामयाब हो जाएंगे और अमेरिका खुद भी उनकी मदद करेगा और अब इन्वेस्टर के तौर पे आएगा। यूरोप, वो UK, फ्रांस और जर्मनी को आगे लगा के खुद वापस आएगा, क्योंकि अमेरिका इस खित्ते को खाली नहीं छोड़ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों अपने रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।